वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में लेकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। उन 2 पार्टों में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा था और छोटी छोटी चीज़ को हमने कवर किया था, चाहे वो भौगोलिक अध्ययन हो, चाहे वो इतिहास हो, प्रमुख राष्ट्र मार्ग हो, उससे प्रमुख स्थल या पर्यटक स्थल नैनीताल के, उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जो प्रमुख यहाँ के मंदिर हैं, या आप कहिए कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे चर्च हो, या फिर जो लगने वाले प्रमुख मेले, इनको भी हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ जो प्रमुख संस्थान थे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया था, जहाँ तक मेरे को याद है, नैनीताल जनपद के स्थित अन्य प्रमुख संस्थान। ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा, ये रहेगा नैनीताल जनपद का प्रमुख नदियाँ, ताल, झीलें, जलप्रपात। ठीक है। और ऐसी कोई घटनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। और साथ साथ इसका प्रशासनिक ढांचा। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा आज समाप्त हो पाए, नहीं होगा तो फिर हम इसको एक पार्ट और ले लेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैप है। इस मैप के जरिए हमने आपको नदियों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो पहले तो एक मैप को थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, जो खुद का हमारे हाथ का ही बनाया हुआ है। ठीक है। तो नैनीताल जनपद को हमने लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको राजमार्ग दिख रही है, ये 2 राजमार्ग हैं। ठीक है। ये राजमार्गों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक है NH 109। ठीक है। NH 109 को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर जो हम पढ़ चुके हैं, मान लीजिए ये पहले यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार से ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। ये उधम सिंह नगर हो गया, ये उधम सिंह नगर का टच करता है। ठीक है। इस साइड चंपावत हो गया, ऊपर साइड में अल्मोड़ा, और इधर पौड़ी गढ़वाल। और ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा क्षेत्र जो लगता है, ये उत्तर प्रदेश से लगता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 109, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक। 109 उधम सिंह नगर से होते हुए लाल कुआं, हल्द्वानी होते अल्मोड़ा निकल जाता है। ठीक है। उसी प्रकार NH 309, ये मुख्यतः रामनगर से होते हुए पौड़ी गढ़वाल की तरफ निकल जाता है। तो ये तो हमने राजमार्ग कवर कर लिया इसके। और साथ ही साथ इसमें हम एक चीज और देखने वाली बात है, जो नदियां हैं। इस NH 309 की तरफ आप देखें तो कोसी नदी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। तो कोसी नदी का क्या है, उद्गम जो होता है, वो बेसिकली हमने ये नोट्स में भी ऐड कर रखा है, बागेश्वर के कौसानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। फिर अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर होते हुए सुल्तानपुर पट्टी, जो उत्तर प्रदेश के समीप स्थित है, वहां पर राज्य से बाहर हो जाती है और पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। जब हम पौड़ी गढ़वाल पढ़ रहे थे, तो अब हमने बताया था कोसी नदी किस प्रकार ये पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है। तो ये था कोसी नदी के बारे में जानकारी, जो हमने मैप में भी आपको दिखा दिया और इसके बारे में चीजें भी आपको बता दी है। ठीक है। ये मैप और सारे नोट्स आपको हमारे ग्रुप में भी मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है। तो आप उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई आपको चार्ज नहीं देने हैं। ठीक। दूसरी बात, अब हर बार आपको ये मैप दिखाई देगा और नदियां भी आपको साथ में कवर होती जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दाबका नदी। ठीक है। दाबका नदी बिल्कुल कोसी नदी के समीप है। ठीक है। अच्छा, इसका उद्गम जो है ना, ये दाबका नदी है। ठीक है। दाबका नदी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये दाबका नदी आपको दिख रहा होगा, इसका जो उद्गम है यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट तो पूरा नैनीताल है, यहाँ पे गर्म पानी स्थान है। ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, गर्म पानी नामक स्थान से होता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, ये अपना गर्म पानी से निकलती है। फिर उसके बाद ये उधम सिंह नगर में एक बाजपुर है स्थान, वहां से ये राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये दाबका नदी के बारे में होगी। ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा बाकरा नदी। ठीक है। बाकरा नदी क्या है, ये भी देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है, मैं तो उसको जूम कर देता हूँ। इसका उद्गम भी नैनीताल से होता है। ठीक है। नैनीताल के समीप से ही होता है। और देखिए, कोई पर्टिकुलर स्थान तो जरूरी नहीं कि हर नदी का कोई उद्गम का पर्टिकुलर स्थान हो। ये मुख्य नदियां तो है नहीं, जैसे उत्तराखंड की जो मुख्य नदी तंत्र है, गंगा, यमुना, काली, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट फिर भी छोटी छोटी स्थानीय नदियां हैं। इसका उद्गम नैनीताल से होता है। और फिर ये उधम सिंह नगर में एक खानपुर स्थान है, वहां से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। तो ये बागरा नदी के बारे में हो गया। ठीक है। ये छोटी छोटी नदियां एग्जाम में कभी कभी पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है उसमें हर चीज को कवर करते हैं। ठीक है। और जो बेसिक, जो संपूर्ण नदी तंत्र था, जो हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, उसमें जो मुख्य नदी तंत्र है हमारा, गंगा, यमुना और काली नदी, और उसकी सहायक नदियां, उनको हमने कवर किया। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटी नदियां हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कवर हो जाती हैं। तो मैंने आपको बांका नदी के बारे में बता दिया। ये, इसका उद्गम नैनीताल के समीप से होता है और उधम सिंह नगर के खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है, जो आपको चित्र में भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब जाते हैं, एक और बहुत ही प्रमुख नदी है गोला नदी। ठीक है। गोला नदी जो है, नैनीताल
गोला नदी का उद्गम नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से होता है, ठीक है। और उधम सिंह नगर नैनीताल में लगभग 102 किलोमीटर बहने के बाद जब किच्छा किच्छा कहाँ पे है, ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, जब उधम सिंह नगर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, किच्छा के समीप से ये राज्य से बाहर हो जाती है। और इस अगर मैप में आप देखेंगे, अगर इस मैप में आप नजर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये पहाड़ पानी नामक स्थान है। यहाँ पर पहाड़ पानी मेंशन तो नहीं किया, ये आप पहाड़ पानी मान सकते हैं। यहीं से इसका उद्गम होता है और ये अपना काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुआं होते हुए किच्छा, जो यहाँ पर उधम सिंह नगर का क्षेत्र है, यहाँ पे किच्छा के समीप ही राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये जानकारी थी गोला नदी के बारे में। ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, और इनके बारे में जानना भी आवश्यक है। फिर एक बौर नदी है, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये भी आपको मैंने चित्र मेंशन कर रखा है। इसका उद्गम नैनीताल के कालाडूंगी रेंज से होता है, ये बौर नदी है, ठीक है, ये बौर नदी हो गया। और एक ढेला नदी, ढेला नदी जब मैं कोशी नदी बता रहा था उसके पास में ही है। ये इसका उद्गम रामनगर, ठीक है, ढेला नामक स्थान से होता है। ये इस चित्र में आपको ढेला नदी भी दिख रही होगी, ठीक है, ये हो गया ढेला नदी, ठीक। तो ये थी नदियाँ, इनको अच्छे से हमने चित्र में अब समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और एक बड़ा भी मैप है, इसको भी आप ले सकते हैं आराम से, इसको भी अच्छे से एक चीज़ को समझ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हमने अन्य चीज़ों को भी दर्शाने का प्रयास किया, जैसे वुडलैंड जलप्रपात अभी हम पढ़ेंगे। ये नैनीताल, सातताल, भीमताल, रानीबाग, ये सारे जो पर्यटक स्थल है जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मुक्तेश्वर, रामगढ़, ये सारी चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे उस समय इन स्थानों को पढ़ा था। मैप में भी इनको दर्शा दिया गया है, जिससे आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नैनीताल के जनपद में स्थित प्रमुख ताल अथवा झीलों के बारे में समझते हैं। सबसे प्रमुख झील जो आती है वो नैनी झील, ठीक है। नैनी झील क्या है, ये बिल्कुल आपका नैनीताल जो सिटी है उसी में ही समीप में स्थित है और मध्य में स्थित आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है, नैनीताल के मुख्य सिटी में ही स्थित है नैनी झील, ठीक है। और इसकी लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई 465 मीटर है, गहराई 16 से 26 मीटर है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आप कुछ स्टडी करते हैं डीपली तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो मुख्य बात है ये है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया था, ठीक है। ओके, ये है नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है, एक गिरा गलती से हो गया, घिरा है। इनमें जो सातों पहाड़ियां, इनका नाम कभी कभी आपको पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इनमें कौन सी पहाड़ी नहीं गिनती में लाई जाती, ठीक है। तो कैसे, चाइना पीक या चीना पीक बोला जाता है, इसे नैना पीक भी कहा जाता है। दूसरा देवपात, ठीक। तीसरा आलम सरिया कांटा, हाड़ी वादी, शेर का डांडा, जहां पर आर्यभट्ट जो हमारा एरिज स्थित है, ठीक है। और उसके बाद आयरपात या स्नोव्यू, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक। और ये 7 पहाड़ियां इस झील के चारों ओर स्थित हैं। तो ये नैनी झील के बारे में हो गया। अब देखते हैं भीमताल, ठीक है। भीमताल एक आपके तहसील भी है और एक बहुत ही प्रमुख स्थान भी है, ठीक है, पर्यटक स्थल भी है। और जो यहाँ पर जो झील है उसे भीमताल का नाम दिया जाता है और यह कुमाऊं की क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। जैसे गढ़वाल की सबसे बड़ी सहस्त्र ताल हो गया, इसी प्रकार कुमाऊं में सबसे बड़ी झील हो जाएगी भीमताल, ठीक है। भी इसकी लंबाई 1674 मीटर, ये पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे बड़ी है, तो ये पूछा जा सकता है। 1674 मीटर चौड़ाई, 447 व गहराई 26 मीटर है। और भीमताल के निकट ही भीमेश्वर मंदिर है, ठीक है। भीमताल के जैसे ये आपका भीमताल का चित्र हो गया, ठीक है। तो ये भीमताल के जो बीचों बीच जो टापू दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर भीमेश्वर मंदिर भी है। पर्यटक आते हैं यहाँ पर, अपना भ्रमण भी करते हैं और साथ ही साथ इसी झील में यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। यहाँ पर भीमेश्वर मंदिर है, ठीक है। ओके, इसके इसके बारे में पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, तो मान्यता है। तो मान्यता मैं आपको बता देता हूँ। मान्यता यह है कि पांडवों ने यहाँ पे निवास किया था। जब यहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे तो पांडवों को प्यास लगी, तो भीम ने यहाँ पर क्या किया, अपनी गदा से यहाँ पर एक जैसे गदा मारी तो वहां से पानी के स्रोत का उद्गम हुआ। जब पानी का स्रोत उद्गम हुआ, प्यास बुझाने के बाद ये पानी चारों तरफ फैलने लग गया, ठीक है। पानी तरफ जब चारों तरफ फैलने लग गया तो फिर पांडवों को चिंता हुई कि ये पानी का स्रोत कब बंद होगा, कैसे बंद होगा। तो फिर क्या हुआ, भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर या पहाड़ उठाकर इस ये जहां पर पानी का स्रोत था वहां पर रख दिया, जिससे ये बंद हो गया पानी का स्रोत। और ये पानी जितना फैल चुका था वहां पर झील का निर्माण हुआ। ये एक पौराणिक मान्यता है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी। और यहीं पर एक भीमेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नौकुचिया ताल, ठीक है।
नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा, कुमाऊं की सबसे गहरी झील 40 मीटर लगभग इसकी गहराई है। ठीक है, इस झील के 9 कोने हैं। ठीक है, 9 कोने वैसे तो चित्र में आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इस झील के 9 कोने हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के 9 कोने हैं। इस चित्र में तो नहीं देख पाएंगे, बट ये 9 कोने हैं इस झील के। ठीक है, जिससे इसको नौकुचिया ताल भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है और भीमताल के बिल्कुल समीप स्थित है। भीमताल से थोड़ा सा 3 या 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, ज्यादा 5-6 किलोमीटर, वहां आपको नौकुचिया ताल दिख जाएगा। ठीक है, ओके। एक आता है खुरपा ताल, ये नैनीताल के समीप स्थित है और यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और मुख्य बात है कि इस झील का जो आकार है ये जानवर के खुर के समान होने के कारण इसे खुरपा ताल कहा जाता है। और आपको वन लाइन फॉर्मेट में याद रखना है खुरपा ताल कहाँ है, तो नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर आप यहाँ पर चित्र देखेंगे, बहुत ही सुंदर और भ्रमण करने लायक पर्यटक स्थल है। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक पीडीएफ में, हर एक क्लास में चित्रों को बहुत ज़्यादा कवर किया है, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर फीड हो जाए, या अभी फीड ना हो तो एक दो बार जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पीडीएफ को प्रिंट मत करवाइए, क्योंकि ये ना पूरा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में बना हुआ है। तो एक पेज में एक ही आपकी स्लाइड आती है, तो इससे आपके जो संख्या है प्रिंट की बहुत बढ़ जाती है। आप इसी तरीके से अपने टैब टैब पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पे पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर चीज़ को प्रिंट करके ही पढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नैनीताल जनपद के अन्य झील या ताल के बारे में बात करते हैं। सात ताल। सात ताल बहुत ही एक प्रमुख ताल हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सात ताल ये भवाली के समीप ही स्थित है, जो मैंने बताया था भवाली के बारे में आपको। और यहाँ पर क्या है, ये सात विभिन्न प्रकार के सात तालों या सात झीलों का समूह है, जिनमें कई सारे आज वर्तमान में सूख गए। ठीक है, इन सात तालों का एक बार नाम देख लेते हैं, कौन कौन से ताल आते हैं। पहला आता है नल दमयंती ताल। ठीक है, दूसरा गरुड़ ताल, तीसरा सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल और पूर्ण ताल। ठीक है, जैसे राम ताल, राम, सीता, लक्ष्मण, ये तीन तो आज वैसे आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, बाकी तीन नल दमयंती, गरुड़ और सूखा, और लास्ट में पूर्ण ताल। ठीक है, तो ये सात तालों का समूह है। इनके बारे में थोड़ी छोटी चीजें हम देख लेते हैं, क्या है। पहले जो नल दमयंती पढ़ा था, नल दमयंती ताल के 5 कोने हैं। ठीक है, 5 कोने हैं। ठीक है, और आप यहाँ चित्र में आपको देख सकते हैं, ये नल दमयंती ताल 5 कोनों में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से ये 5 कोने वाला ये नल दमयंती ताल। ठीक है, इसके बारे में जो पौराणिक मान्यता है उनको भी समझ लेते हैं, क्या कहना है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल व उनकी पत्नी ने यहाँ पर निवास किया था। साथ ही साथ पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर मछलियां पकड़ना वर्जित है, इसलिए सरकार ने उन पौराणिक मान्यताओं को आज भी स्थान दे रखा है, और आज भी यहाँ पर मछलियां पकड़ना वर्जित किया गया है। ठीक है, ओके। ताल बेसिकली बहुत ज्यादा सूख चुका है, ये तो बहुत पुराना चित्र है, लेकिन वर्तमान में पानी यहाँ पर बहुत कम है। ये हो गया नल दमन ताल के बारे में। फिर दो ताल जो हमने पढ़े थे, एक सूखा ताल और पूर्ण ताल। ठीक है, ये सूखा ताल और पूर्ण ताल वर्तमान में पूरी तरह से अस्तित्व विहीन हो चुके हैं, पूरी तरह से सूख चुके हैं, इनका भी वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो 7 तालों में हमने से 3 ताल हमने कवर कर लिए। बाकी जो ताल हम देखते हैं, ठीक है। गरुड़ ताल। ठीक है, गरुड़ ताल यहाँ पे स्थानीय मान्यता के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने निवास किया था। ठीक है, और द्रौपदी ने यहाँ पर अपनी रसोई भी बनाई थी। द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सिलबट्टा, जो रसोई है, रसोई और द्रौपदी, जिस रसोई में द्रौपदी का सिलबट्टा रखा हुआ है, जिससे वो खाना आदि का निर्माण करती थी, वो आज भी है, क्योंकि मैं भी वहां पे गया हूँ, मैंने वो द्रौपदी की रसोई देखी है, तो वो आज ही वहां पे विद्यमान है। तो ये जो चीज है, ये आपकी पौराणिक मान्यता के अनुसार है। ठीक है, तो हमें मानना होता है कई सारी चीजों को, जो हर चीज ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं की जा सकती, परंतु हमारी पौराणिक मान्यताओं का भी हमारे देश में बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको पांडवों का तालाब यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, यह है गरुड़ ताल। ठीक, अब जो बाकी 3 ताल है, राम, लक्ष्मण और सीता, ठीक है, इनको एक साथ हमने बताने का प्रयास किया है। यह तीनों ताल आपस में जुड़े हुए हैं, आप चित्र में भी देख सकते हैं। एक मैं आपको चित्र जूम कर देता हूँ, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता ताल, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अब देखिए, फिर से पौराणिक मान्यता आ गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार राम, लक्ष्मण, सीता ने यहाँ पर वनवास के दौरान निवास किया था, और साथ ही साथ पांडवों का भी जब वनवास चल रहा था, वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर निवास किया था। और माना जाता है कि जो हिडम्ब राक्षस था, ठीक है, उसका वध भी भीम ने यहीं पर किया था। ये सारी पौराणिक मान्यता है, ऐतिहासिक तथ्य कुछ भी नहीं है, परंतु हमें इन चीजों को भी एक हमारे इतिहास में स्थान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी 7 ताल की झीलों के बारे में जानकारी, जिसके बारे में हमने डीपली आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं नैनीताल जनपद में स्थित प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो सबसे प्रमुख जलप्रपातों में सबसे पहला आता है कार्बेट जलप्रपात। आपको वन लाइन फॉर्मेट में याद रखना है। कार्बेट जलप्रपात आप देख सकते हैं,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुडलैंड जलप्रपात, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये सब चीज़ें जो आपको सामने इस समय आपको 6 जलप्रपातों का जिक्र किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कार्बेट जलप्रपात और वुडलैंड जलप्रपात बहुत कॉमन है और कई बार एग्जाम में बन चुका है। बाकी जो जलप्रपात जैसे भालूगढ़ जलप्रपात, बाराती रो, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। पदमपुरी जलप्रपात और ढोकानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ही साथ याद रखेंगे, कार्बेट, वुडलैंड, भालूगढ़, बाराती रो, पदमपुरी और ढोकानी। इनके शॉर्ट ट्रिक मत बनाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, तो आप याद रखिएगा ये सारे जलप्रपात जो हैं, एक या दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है, ठीक है। तो आपको वन लाइन फॉर्मेट बता दिया, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ों याद रखने योग्य चीज़ें हैं, ठीक है। वुडलैंड का चित्र है फ्रंट का, और एक कार्बेट जो जलप्रपात है उसके बारे में ये जानकारी हो जाती है, ठीक है। और अब देखते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार, ठीक है। तो वन्यजीव विहार में तो है एक नंदौर वन्यजीव विहार। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 में फिर से इसका नाम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो नाम में ज़्यादा नहीं जाना है, मुख्य बात है कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरी बात, यह भारत का ही नहीं एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका प्रवेश द्वार पूछा जाता है वो ढिकाला रामनगर में। ये जो बातें जितनी आपको इस 3 पॉइंट में दी गई हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कई हज़ारों बार बन चुकी हैं और ये बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अब शायद ना पूछी जाए, ठीक है। अब जो पूछी जा सकती है उनमें अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में ही यह इसी पार्क से ही की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो क्षेत्रफल है ये 520.82 वर्ग किलोमीटर है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कार्बन नेशनल पार्क को ही प्रोजेक्ट टाइगर का पहला पार्क घोषित किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको जानने योग्य है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव हैं इनके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरण, सांबर, मगरमच्छ आदि। ये थी बारी जानकारी। इसको जिम कार्बन नेशनल पार्क भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है, ठीक है। और ये आपका प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी हो गई, ठीक। तो ये थी जानकारी कार्बन नेशनल पार्क के बारे में। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, नेशनल पार्क वन्यजीव विहार के बारे में एक अलग से वीडियो में सारी चीज़ों का हम जिक्र भी करेंगे, और उस समय आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इनको याद करना है और कैसे इनका क्षेत्रफल याद रखना है और कैसे इनका जो स्थापना वर्ष याद रखना है। ये 3 चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, बिल्कुल मैच करने के लिए भी आता है और अलग से भी पूछा जाता है। तो वो अलग वीडियो में आएगा, परंतु जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज समाप्त होगी उसके बाद इस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब वन्यजीव विहार की बात करें तो जो नैनीताल का जो ये चोरगलिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पे नंदौर वन्यजीव विहार स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक। और यह वन्यजीव विहार मुख्यतः नैनीताल व चंपावत जनपद में स्थित है, ठीक है। मैं कार्बेट नेशनल पार्क में आपको बताना भूल गया, कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो खाली नैनीताल में नहीं फैला हुआ, वो पौड़ी में भी फैला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार नंदौर वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो नैनीताल व चंपावत जनपद में ही फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए इसको बात को। और ये इसका जो मुख्य गेट है ये इसका चित्र हो जाता है, ठीक है। नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ पे स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित हो जाएगा। और ये उत्तराखंड का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार भी इसे माना जाता है, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसी घटनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप करंट तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देश के पहला मॉस गार्डन, ठीक है, मॉस गार्डन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? नैनीताल में। मॉस क्या होता है? मॉस एक तरह की काई होती है, आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों में दीवारों में, बाथरूम में जहाँ पर सीलन आती है वहाँ पे काई लग जाती है, ठीक है। लेकिन वो मॉस नहीं होता, लेकिन वो एक पेड़ पर हरे रंग की दिखाई देती है। इसका जो उपयोग होता है वो औषधि निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें एक जानकारी और है, भारत में पाई जाने वाली 2300 मॉस प्रजातियों में, ठीक है, 339 विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड में ही पाई जाती है, ठीक है। और ये थी जानकारी। और ये ब्रायोफाइट आपने सुना होगा बायोलॉजी में, उस संघ से संबंधित हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका जो उद्घाटन है ये किया गया 20 नवंबर 2020 को किया गया और नैनीताल जनपद में ही किया गया। और उद्घाटन पूछा जाता है कि किसने किया था, तो वाटरमैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, इनके द्वारा ही किया गया। और इस गार्डन का उद्देश्य मास ब्रायोफाइटा के विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना है, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार एक मूर्ति के ऊपर
ये मॉस के पौधों को विकसित किया गया है और इनका निर्माण औषधि निर्माण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये परीक्षा उपयोगी जानकारी थी जो आपको बताना आवश्यक था। उसके बाद दूसरा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिन पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जातियों का संरक्षण, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण आदि किया जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया। और कब किया गया? 5 जून 2020 को, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। ये आप चित्र देख सकते हैं। और उत्तराखंड बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी, ठीक है। ओके। एक और महत्वपूर्ण चीज़ लगी जो बहुत ही अच्छी पहल है उत्तराखंड वन विभाग द्वारा, देश के या राज्य के सबसे पहले इको ब्रिज का। इको ब्रिज का क्या है? इको ब्रिज जानवरों या सरीसृप को, जो सरीसृप जंतु हैं जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, छिपकली या आपका जैसे गिरगिट आदि, ये सब जो सरीसृप जीव जंतु हैं, इनको जब रोड क्रॉस करते हैं तो जो रोड क्रॉस करते समय कभी कभारी गाड़ियों या वाहनों से बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ से ये जंतु यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है कोई, ठीक है, जीव निकलने का प्रयास कर रहा है, इससे कोई गाड़ी आ जाती है तो वो उस पर उसके जीवन को खतरा हो जाता है। और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड वन विभाग द्वारा इस प्रकार के, ये जो दिख रहा होगा आपको, बांस और लकड़ी आदि के ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये सरीसृप जंतुओं के लिए किया गया ताकि यहाँ पे आराम से ये पार हो सके, ठीक है। और ये सबसे बड़ा है, इसकी लंबाई है 90 फीट, चौड़ाई 5 फीट और ऊंचाई 40 फीट है, ठीक है। इस प्रकार ये जानकारी थी आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी पहल कही जा सकती है। दूसरी बात, ये भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसे ILMT का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये ILMT का नाम दिया जाता है। ये भी स्थापित किया, कहाँ किया गया? जहाँ पर एरीज है, आर्यभट्ट दूरबीन केंद्र है, वहाँ पर ही स्थापित किया गया, ठीक है। इसका जो उपयोग है, ये सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्रग्रह जैसी घटनाओं को पहचान करने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए किया जाएगा, ठीक। ये आपका चित्र होगा इसके बारे में। ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है। और इसका जो सहयोग है, कौन कौन से देशों का सहयोग लिया गया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से बनाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है? नैनीताल के देवस्थल में इसको लगाया गया है, ठीक है। और इसकी लागत के बारे में एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी ये जानकारी लिए सारी चीज़ हमने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो ये थी तरल दर्पण दूरबीन के बारे में जानकारी। और एक और अच्छी जानकारी यहाँ पर, उत्तर भारत के सबसे बड़े पाम टैम, ठीक है। पाम टैम, पाम क्या होता है? एक जैसे आपने सुना होगा पाम, ताड़ का वृक्ष, ठीक है, ताड़ बोला जाता है हिंदी में। और ताड़ के तेल का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, औषधियों में भी किया जाता है, ठीक है। कई प्रकार की जो सुगंधित पदार्थ है उनको बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारे समुद्री इलाके हैं जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और भारत में भी सप्लाई की जाती है, ठीक है। परंतु यहाँ पर हमारे जो नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर पाम टैम या पाम पार्क का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े पाम टैम का उद्घाटन हल्द्वानी क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। इसमें ताड़ या पाम की 110 प्रजातियां शामिल है। इसका उद्देश्य ताड़ के संरक्षण उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये चित्र था, आपको बताना आवश्यक था, ठीक है। तो नैनीताल याद रखेंगे या हल्द्वानी याद रखेंगे, ये जरूरी है, ठीक। और अंत में जिस प्रकार हम लोग प्रशासनिक ढांचों को पढ़ते हैं वो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नैनीताल जनपद को आज समाप्त करना आवश्यक था। तो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। भीमताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर, लालकुआ। इंपॉर्टेंट है नैनीताल, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 13 जो SC सीटें हैं उनमें एक सीट नैनीताल की जो सीट है वो SC सीट के अंतर्गत आती है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, विकास खंडों में 8 विकास खंड है। इनको 8 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रमुख है उनको मैं हमेशा लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो डिफरेंट टाइप के नाम आते हैं जैसे ओखला कांडा, बेताल घाट, ये धारी, इस सब के पूछे जा सकते हैं कि ये विकासखंड कौन से जनपद संबंधित है, तो उस समय में ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। उसी प्रकार तहसीलों की बात करें तो 9 तहसील हैं, 9 के 9 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, बेताल घाट इंपॉर्टेंट है, ओखला कांडा इंपॉर्टेंट है, कुसिया कटोल इंपॉर्टेंट है, धार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लालकुआ तो है ही है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करना आवश्यक है। बेताल घाट, ओखला कांडा, कुसिया कटौली, धारी। और ये कुसिया कटौली जो तहसील है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम डिफरेंट है, बस सिंपल सी आप याद रखिए, अलग से इसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तहसीलें थी नैनीताल के बारे में। और अंत में जो प्रशासनिक ढांचा हम देखते हैं, जनसंख्या
डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसंख्या कभी नहीं पूछी जाती है। जनसंख्या अगर पूछी जाएगी तो उनका क्रम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनपद और कम जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है। तो वैसे आपके जानकारी क्या होना चाहिए, 9,54,605, कहीं कहीं 603 भी ये मिलेगा आपको, ठीक। जनघनत्व ठीक ठाक है, 225 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात पूछा जा सकता है, ये आपको याद रख सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लिंगानुपात पूछा जा सकता है 934, ठीक है। ये लिंगानुपात हो जाएगा। साक्षरता दर डिस्ट्रिक्ट की बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो वो आपको मैच करने के लिए पूछी जा सकती है या क्रम में लगाने के लिए पूछी जा सकती है, सबसे ज़्यादा वाले या कम वाले। और पुरुष साक्षरता बहुत अच्छी है, 90.07, और महिला साक्षरता 77.29, ठीक है। और ये थी जानकारी हमारी नैनीताल के बारे में। नैनीताल जनपद समाप्ति में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि आज की क्लास में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, ठीक है। तो हमने एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को बताने का प्रयास किया, ठीक है। थोड़ा वीडियो आज स्पीड में चली है तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। आज ये पीडीएफ हमारे, क्योंकि कंप्लीट हो गया है डिस्ट्रिक्ट, तो हम कंप्लीट होने के बाद ही पीडीएफ को अपलोड करते हैं। तो आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, टेलीग्राम चैनल और लिंक डिस्क्रिप्शन, इन सब जगह पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप आराम से इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। प्रिंट करना है वो आपकी मर्जी है, बट मैं प्रिंट करने की सलाह आपको नहीं दूंगा, ठीक है। और कोई भी शॉर्ट ट्रिक ना बनाइएगा, मेरी आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे, उतनी बार रिवाइज करेंगे, उतनी सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं। एक नैनीताल का सेशन सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।